हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज अपने इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 19 जनवरी 2025 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जिसमें हम लोग पीआईबी, द हिंदू, दैनिक जागरण, इंडियन एक्सप्रेस, एएनआई, डीडी न्यूज इत्यादि की महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि संडे को जो आप लोग कहते थे कि आप लोगों का कमेंट आया था कि संडे के दिन जो रहे सर हफ्ते भर का रिवीजन करवा दीजिए, लेकिन पहला रिवीजन जो मैंने करवाया था वो 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक का करवाया था। और 10 तारीख के बाद यानी कि 11 तारीख से लेकर 20 तारीख तक का जो होगा वो वीडियो आपको मिलेगा 21 तारीख को, यानी कि 10-10 दिन का लेकर हम लोग रिवीजन करेंगे, ना कि हफ्ते हफ्ते भर का। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे 19 जनवरी 2025 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं। 19 जनवरी का जो दिन होता है वो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी कि एनडीआरएफ जो है, एनडीआरएफ के स्थापना दिवस के रूप में 19 जनवरी का दिन मनाया जाता है। 19 जनवरी का जो दिन होता है एनडीआरएफ स्थापना दिवस के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी महत्वपूर्ण खबरों पर। इंपॉर्टेंट खबरों में हमारे सबसे पहली खबर कौन सी है, आइए चर्चा करते हैं, देखते हैं एक वन बाई वन। पहली खबर है, जल जीवन मिशन में सौर ऊर्जा के उत्कृष्ट उपयोग के लिए उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यानी कि उत्तर प्रदेश को जो जल जीवन मिशन है उसमें सौर ऊर्जा के उत्कृष्ट प्रयोग के लिए सम्मानित किया जाएगा। किस पुरस्कार से? प्रधानमंत्री पुरस्कार से। ठीक है, प्रेसिडेंट अवार्ड, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर अवार्ड है, प्राइम मिनिस्टर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। बात करें, यह सम्मान जल जीवन मिशन में सौर ऊर्जा के उत्कृष्ट उपयोग और जन कल्याणकारी परियोजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार को यह अवार्ड किस लिए दिया जा रहा है? जन कल्याणकारी परियोजनाओं को उत्कृष्ट रूप से तथा तो जल जीवन मिशन है उसमें सौर ऊर्जा योजना है उसको अच्छे तरीके से लागू करने के लिए दिया जा रहा है। यह पुरस्कार अप्रैल में कब दिया जाएगा? अप्रैल में नई दिल्ली में प्रदान किया जाएगा। प्रदेश में बात करें तो जल जीवन मिशन के तहत 33,229 योजनाएं सौर ऊर्जा पर आधारित है। ठीक है, 33,229 योजनाएं जो है ये किस पर आधारित है? सौर ऊर्जा पर आधारित है, सौर ऊर्जा पर आधारित। ठीक है, चलो आगे बात करें। जो ये योजनाएं हैं, योजनाओं से क्या होगा? इनसे राज्य सरकार के लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। साथ ही हर साल 13 लाख मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आएगी। जो सौर ऊर्जाओं पर आधारित होने जो योजनाएं हैं, योजनाओं का सौर ऊर्जा पर आधारित होने से क्या होगा कि इनसे जो उत्तर प्रदेश सरकार है इसकी लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की बचत होती है। ठीक है, सौर ऊर्जा पर आधारित होने से, क्योंकि अच्छी ऊर्जा है, सौर ऊर्जा कभी खत्म नहीं हो सकती है। 1 लाख करोड़ की बचत होगी। साथ ही साथ जो कार्बन उत्सर्जन है, कार्बन उत्सर्जन के मामले में भी कमी आएगी और हर साल लगभग 13 लाख मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी इससे। ठीक है, और ये पॉइंट जो है इसको आप यूपीपीसीएस, ठीक, यूपी पेपर 6 है ना, वहां पर आप इसको यूज कर सकते हैं। यूपीपीएससी का जो पेपर 6 है वहां पर आप इन चीजों को, जब सौर ऊर्जा के बारे में और उत्तर प्रदेश से संबंधित जो जल जीवन मिशन है या उत्तर प्रदेश की सौर ऊर्जा परियोजना है, उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा के विकास से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो वहां पर आप इन चीजों को मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करें, अगले 30 वर्षों में 390 लाख कार्बन क्रेडिट अर्जित किया जा सकेगा, जिससे केंद्र सरकार ने इस पहल को बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में मान्यता प्रदान की है। यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार की जो ये योजना है जल जीवन मिशन में सौर ऊर्जा का उत्कृष्ट प्रयोग, इसको केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है, जो ये पहल है इसको बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। इसको आप मॉडल, रोल मॉडल के रूप में भी देख सकते हैं। अब यहां पर देखिए, जो प्रधानमंत्री पुरस्कार है ये उत्तर प्रदेश की एक डीएम को प्रदान किया गया है, और वो किस जिले की डीएम है? तो बहराइच की डीएम है। इनका नाम क्या है? मोनिका रानी। ठीक है, आगे बात करते हैं। बहराइच की जिलाधिकारी यानी कि डीएम को प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। पॉइंट देखें क्या है? पॉइंट ये है कि बहराइच की जिलाधिकारी डीएम मोनिका रानी को भी प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उन्हें जिले में विकास और जन कल्याण योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू किया, यानी कि उन्होंने जो जिला है, बहराइच जिला है, वहां पर जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू किया है, इसी वजह से दिया जा रहा है। जन भागीदारी और नवाचार के माध्यम से उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। ठीक है, साथ ही साथ उन्हें यह पुरस्कार जिले के समग्र विकास की श्रेणी में दिया गया है। यानी कि जो समग्र विकास, जिले के समग्र विकास करने की श्रेणी में ये अवार्ड मोनिका रानी को प्रदान किया गया। और मोनिका रानी उत्तर प्रदेश के किस जिले की डीएम है? तो मोनिका रानी उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की डीएम है, जहां पर सैयद सलार मसूद गाजी का मेला भी लगता है। ठीक है, अगली खबर देखें। डिजिटल भुगतान में सबसे आगे यूपीआई, यानी कि यूपीआई से सबसे ज्यादा डिजिटल भुगतान होता है। अब इससे संबंधित जो आपके परीक्षा ओरिएंटेड पॉइंट है उन पर चर्चा कर ले। तो देश में डिजिटल भुगतान में अभूतपूर्व वृद्धि देखी जा रही है। डिजिटल भुगतान है यहां पर अभूतपूर्व वृद्धि देखी जा रही है। बात करें तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर हम बात करें तो यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है।
जिससे दिसंबर 2024 में यूपीआई ने 16.73 बिलियन लेन देन का नया रिकॉर्ड बनाया है। यानी कि दिसंबर 2024 का ही आंकड़ा देख लें तो यूपीआई के द्वारा 16.73 बिलियन डॉलर का मतलब बिलियन रुपए का लेन देन हुआ है। ठीक है, वहीं हम बात करें जिसके कुल मूल्य की बात कर लें तो ये कुल मूल्य कितना है, लगभग 23.25 लाख करोड़। यहाँ बिलियन है और बिलियन को जब रुपए में बदलेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर 23.25 लाख करोड़ रुपए रहा। नवंबर 2024 में 21.55 लाख करोड़ रुपए की तुलना में यह एक उछाल है। यानी कि नवंबर में कितना था, 21.55 लाख करोड़ था और यहां पर देखा जाए तो 2 लाख करोड़ बढ़ गए थे दिसंबर में। ठीक है, पूरे साल यूपीआई से 172 बिलियन लेन देन किए गए, जो 2023 के 117.64 बिलियन लेन देन से 46% ज्यादा था। ठीक है, यानी कि 2024 में अगर जो देखा जाए तो पूरे साल में 172 बिलियन का लेन देन यूपीआई के माध्यम से भारत में हुआ था और जो 2024 में हुआ वो 2023 की तुलना में लगभग 46% ज्यादा था। ठीक है, 46% का ग्रोथ देखा गया। तो इस वजह से डिजिटल भुगतान के माध्यम में जो यूपीआई है वो पूरे भारत में नंबर 1 पर रहा। ठीक है, अगली खबर देखें। पीएम मोदी ने 65 लाख से ज्यादा संपत्ति कार्डों का वितरण किया है। ठीक है, पीएम मोदी के द्वारा 65 लाख से ज्यादा संपत्ति कार्ड जो है वो बांटे गए। प्रधानमंत्री मोदी ने 18 जनवरी 2025 को यानी कि कल, ठीक है, स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति मालिकों को 65 लाख से ज्यादा संपत्ति कार्ड बांटे हैं। जो स्वामित्व योजना चलती है, स्वामित्व योजना के अंतर्गत जो संपत्ति कार्ड है वो बांटे गए। कब बांटे गए थे, डेट याद रखना, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 65 लाख लोगों को संपत्ति कार्ड कब बांटे गए, 18 जनवरी को बांटा गया। ठीक, 18 जनवरी को बांटा गया। आगे बात करें, यह कार्ड 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 50,000 से अधिक गांवों तथा 230 से ज्यादा जिलों में रहने वाले संपत्ति मालिकों को प्रदान किया गया है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से तैयार किया जाता है, जिससे लोगों को अपने जमीन का मालिकाना हक अधिकार के रूप में मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्वामित्व योजना है उसके बारे में लिखा हुआ है। साथ ही साथ एक पॉइंट यहाँ पर याद रखिएगा, स्वामित्व योजना से संबंधित इस पहल का उद्देश्य क्या है कि भूमि विवादों को कम करना और भूमि के मालिकाना हक को स्पष्ट करना, ताकि किसानों को आसानी से बैंक से लोन मिल सके। जो भूमि विवाद है, स्वामित्व योजना का मूल उद्देश्य यही है कि भूमि विवाद है उसको खत्म करना और जो मालिकाना हक है वो किसान को देना। जिससे होगा क्या, जब भूमि का मालिकाना हक किसान के पास रहेगा और किसान जब लोन चाहता है तो आसानी से बैंक से लोन ले सकता है। यही मूल उद्देश्य है इस योजना में क्या, ड्रोन सर्वे, ठीक है, जीआईएस और अन्य अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि जमीनों के स्वामित्व को स्पष्ट रूप से चिन्हित किया जा सके और लोगों के आपसी झगड़ों को आसानी से खत्म किया जा सके। ठीक है, जैसे इसमें ड्रोन आधारित मैपिंग की जाती है, साथ ही साथ जो जीपीएस और जीएस है उसके माध्यम से मैपिंग की जाती है, जिससे जो विवाद है जमीन से संबंधित की रात में पता लगा कि खेत का जो एरिया था वो कुछ था, पता लगा रात को 2 मीटर अंदर घुस गए। ठीक है, गांव में ऐसा अक्सर होता है, इसी वजह से झगड़े की जड़ यही होती है गांव में। ठीक है, तो वो सारी चीजें खत्म करने के उद्देश्य से स्वामित्व योजना लाई गई थी, जिससे किसानों को आसानी होगी बैंकों से लोन लेने के लिए। आगे बात करें, सोलर मोबाइल वैन ट्रेनिंग यूनिट्स का शुभारंभ। जो सोलर मोबाइल वैन ट्रेनिंग यूनिट है इनका शुभारंभ किया गया। किसके द्वारा शुभारंभ किया गया ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, और कब किया गया, कहां से किया गया ये भी इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय मंत्री जयंत सिंह चौधरी, जो केंद्रीय मंत्री है जयंत चौधरी, उनके द्वारा 17 जनवरी 2025, ठीक है, 17 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में सोलर मोबाइल ट्रेनिंग यूनिट्स का शुभारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना है। यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सोलर मोबाइल वैन ट्रेनिंग यूनिट्स का शुभारंभ किसके द्वारा, जयंत चौधरी के द्वारा 17 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में किया गया। यह कार्यक्रम नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी कि एनएसटीसी, लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन, साथ ही साथ डेल टेक्नोलॉजीज और स्थानीय साझेदारी के सहयोग से शुरू किया गया है। इंपॉर्टेंट क्या क्या हो जाते हैं ये याद रखना। जो ये कार्यक्रम है, ठीक है, यूनिट ट्रेनिंग यूनिट्स का कार्यक्रम, ये नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और लर्निंग लिंक फाउंडेशन, साथ ही साथ डेल टेक्नोलॉजीज, इनके द्वारा मिलकर तैयार किया गया, इनकी साझेदारी से इसको विकसित किया गया है। आगे बात करें, मोबाइल सोलर वैन वित्तीय साक्षरता, डिजिटल कौशल, साइबर सुरक्षा, एआई जैसे विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान करेगी। ठीक है, तो कहां कहां पर प्रशिक्षण प्रदान करेगी, डिजिटल कौशल, साइबर सुरक्षा, एआई जैसे विषयों पर ये जो मोबाइल वैन है ये प्रशिक्षण प्रदान करेगी। चलिए अगली खबर देखें। अगली खबर क्या है,
पाकिस्तान ने पहला स्वदेशी निर्मित अवलोकन उपग्रह प्रक्षेपित किया है। ठीक है, पाकिस्तान के द्वारा ये उसका पहला स्वदेशी निर्मित अवलोकन उपग्रह है, इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलो, पाकिस्तान ने शुक्रवार यानी कि 17 जनवरी 2025 को उत्तरी चीन के जियोक्यान सैटेलाइट सेंटर, कहां से, जियोक्यान सैटेलाइट सेंटर जो चीन का है, वहां से अपना पहला स्वनिर्मित अवलोकन उपग्रह, जिसका नाम क्या है, PRSC EO1। ठीक है, इसका नाम याद रखना, PRSC EO1। ये किसका सैटेलाइट है, ये पाकिस्तान का उसका स्वदेशी अवलोकन सैटेलाइट है। ठीक है, आगे बात करें, PRSC EO1 जो उपग्रह है, यह परावर्तित सूर्य के प्रकाश या उत्सर्जित विकिरण का पता लगाकर और मापकर पृथ्वी की सतह से डाटा और चित्र एकत्रित करने के लिए इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर का उपयोग करता है। ठीक है, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर का ये उपयोग करता है PRSC EO1। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो उपग्रह प्राकृतिक संसाधनों की निगरानी और प्रबंधन, आपदाओं के जवाब देने और शहरी नियोजन में कृषि विकास को सुधार करने की पाकिस्तान की क्षमताओं को बढ़ावा देगा। यानी कि पाकिस्तान के दृष्टिकोण से जो देखा जाए तो उनके लिए ये एक इंपॉर्टेंट मिशन है, अवलोकन उपग्रह है, जो उनके आर्थिक व्यवस्था को सुधार करने के लिए और निगरानी करने के लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात की पाकिस्तान के उपग्रह के बारे में। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम के संस्थापक निदेशक का निधन हो गया है। ठीक है, विंग कमांडर डॉक्टर के रामचंद्र, सेवानिवृत्त विंग कमांडर थे डॉक्टर के रामचंद्र, सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम्स यानी कि CABS के संस्थापक निदेशक का शुक्रवार 17 जनवरी 2025 को निधन हो गया। डॉक्टर रामचंद्रन ने, ठीक है, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड कंट्रोल विमान के स्वदेशी डिजाइन और उसके विकास में DRDO टीम का नेतृत्व किया था। यानी कि जो DRDO के द्वारा एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल विमान था, इसका विकास जो किया गया था, इसके विकास के लीड रोल में किसका नाम था, तो डॉक्टर रामचंद्रन का नाम था, डॉक्टर के रामचंद्रन का, और उनका निधन हो गया। इस वजह से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके दृष्टिकोण से एग्जाम के। इस विमान को 2017 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। अगर जो परीक्षा में आपसे पूछ ले कि एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल विमान को भारतीय सेना में कब शामिल किया गया था, 2017 में शामिल किया गया था। और इसकी खास बात क्या है, जो 2019 में बालाकोट पर एयर स्ट्राइक किया गया था ना, उसके दौरान जब एयर स्ट्राइक किया जा रहा था तो मिराज 2000 जो था, ठीक है, मिराज 2000 लड़ाकू विमान पर ये हवाई कवर प्रदान कर रहा था। यानी कि मिराज उड़ रहा था, ऊपर से हवाई कवर इसके द्वारा प्रदान किया जा रहा था। ठीक है, चलो आगे बात करें। अगली खबर आपके एग्जाम के लिए अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य से महत्वपूर्ण है। रूस और ईरान के बीच में एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर हस्ताक्षर किया गया है। तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान है, ठीक है, इनके बीच देखा जाए 17 जनवरी 2025 को रूस के मास्को स्थित क्रेमलिन में, ठीक है, रूस के मास्को में स्थित क्रेमलिन है, यहां पर दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। ठीक है, जो व्यापक रणनीतिक साझेदारी है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उस पर हस्ताक्षर किया गया है। व्यापक रणनीतिक साझेदारी संधि में व्यापार और सैन्य सहयोग से लेकर विज्ञान, शिक्षा और संस्कृति के सभी पहलू भी इसमें शामिल होते हैं। यानी कि जो व्यापक रणनीतिक साझेदारी होती है, इसमें रक्षा और डिफेंस टेक्नोलॉजी, मतलब डिफेंस से रिलेटेड फैक्ट है वो तो शामिल ही है, साथ ही साथ विज्ञान, शिक्षा और संस्कृति से रिलेटेड चीजें भी शामिल होती हैं। ठीक है, आगे हम बात करें। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार जो फाइनेंशियल ईयर 2026 है और 2027, इसके लिए भारत के जीडीपी वृद्धि का अनुमान दर्ज किया गया, व्यक्त किया गया है कि अनुमान कितना रह सकता है। भारत की जीडीपी वृद्धि 6.5% रह सकती है फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए भी और 2027 के लिए भी। ठीक है, यहां पर हम पॉइंट देख लेते हैं। कल मैंने आपको बताया था प्रोस्पेक्टस के बारे में, जो वर्ल्ड बैंक का, ठीक है, वर्ल्ड बैंक का ग्लोबल प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट था, उसके बारे में चर्चा की थी। आज हम यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर स्टैटिक दृष्टिकोण से देखें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक किसके द्वारा जारी की जाती है, परीक्षा में से पूछे, IMF के द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की जाती है। ठीक, IMF के द्वारा, IMF का पूर्ण रूप, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, इसने क्या कहा है कि वित्त वर्ष 2026 और वित्त वर्ष 2027 के लिए भारत की विकास पूर्वानुमान कितनी 6.5% को बरकरार रखा है। इससे पूर्वानुमान व्यक्त किया था कि भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है वो 6.5% रहेगी, और उसी जो ग्रोथ इससे पहले प्रेडिक्ट किया था, इस बार फिर से प्रेडिक्ट किया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है, इसमें अपने फिर से प्रेडिक्शन किया है। साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय, यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर की बात कर ले तो अंतरराष्ट्रीय मोर्चे पर
आईएमएफ ने पूर्वानुमान लगाया है कि 2025 और 2026 में दोनों वैश्विक ईयर में अगर हम बात करें तो वैश्विक जो जीडीपी वृद्धि रहेगी वो कितना रहेगा, 3.3, कितना 3.3 रहेगा। और वही जो ये 3.3 है ना, इसकी तुलना कर ले जो वैश्विक ऐतिहासिक वृद्धि थी 2000 से लेकर 2019 के बीच में, यानी कि 19 सालों तक पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था 3.7% के हिसाब से ग्रो कर रही थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, मंदी के आसार दिख रहे हैं, और मंदी दिख रही है यहाँ पर जो 3.7% के हिसाब से 2000 से लेकर 2019 के बीच में पूरा दुनिया ग्रो कर रहा था जीडीपी के मामले में, अब वो घट के कितना हो गया है, 2025 और 26 में किस हिसाब से ग्रो करेगा, 3.3% के हिसाब से ग्रो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि जो दुनिया है वो धीरे धीरे जो विभिन्न राजनीतिक उथल पुथल चल रहे हैं उस संदर्भ में देखा जाए तो दुनिया मंदी की ओर जा रही है, लेकिन भारत फिर भी सबसे तेजी से जीडीपी ग्रोथ करते हुए अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है। ठीक है, अगली खबर देखें, 11,400 करोड़ रुपए से होगा RINL का उद्धार। RINL का उद्धार किया जाएगा कितने, 11,400 करोड़ रुपए से। देखते हैं, केंद्रीय कैबिनेट ने कर्ज में दबी राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, यानी कि RINL का फुल फॉर्म क्या है, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, ठीक है, इसके कायाकल्प के लिए 11,400 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान कर दी है। केंद्रीय मंत्र जो केंद्रीय कैबिनेट है उसके द्वारा जो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड है इसके लिए कितने रुपए का सैंक्शन किया गया है, 11,400 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की गई है। जो ये 11,400 करोड़ रुपए है ना, इसमें से 10,300 करोड़ रुपए, जो 10,300 करोड़ रुपए है इसको तो निवेश किया जाएगा RINL में, साथ ही साथ 1,140 करोड़ रुपए, जो 1,140 करोड़ रुपए है ये कार्यशील पूंजी के तौर पर कर्ज के रूप में दिया जाएगा RINL को। तो इस प्रकार देखा जाए तो 11,440 करोड़ रुपए के माध्यम से RINL का उद्धार फिर से करना चाहती है केंद्र सरकार। अगली खबर देखें, पोम्पोई। अब पोम्पोई इटली का एक शहर है। पोम्पोई के बारे में मैं बताने से पहले आपको एक चीज बताता हूँ, रोचक तथ्य बताता हूँ। जो पोम्पोई है ना, जैसे अंकोर वाट है, अंकोर वाट को दुनिया का 8वां अजूबा घोषित किया गया। अब दुनिया का 8वां अजूबा घोषित करने का कार्य न्यू 7 वंडर्स फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है, जिसने जब 7 अजूबे है ना, देखिए 7 अजूबे जो होते हैं इसमें 7 अजूबे, अब ये 7 अजूबे दो तरीके के हैं, एक पुराने वाले, ठीक, पुराने अजूबे, एक नए अजूबे, नए 7 अजूबे। और जो नए 7 अजूबे हैं, जैसे जिनमें आप देखें तो पीसा की जो ये आप क्या बोलते हैं, आगरा का ताजमहल, चीन की दीवार, इन सबको नए अजूबों में शामिल किया गया। ठीक है, नए अजूबे में। अब जैसे माचू पिचू वगैरह जो है ये सब पुराने उसमें शामिल किए गए हैं। ठीक, पिरामिड और आगरा का ताजमहल, ठीक, ये सब चीजें नए वाले में शामिल है। उसी जो नए वाला जो नया वाला है, इस नए वाले को बनाने का कार्य किसने किया था, किसके द्वारा डिक्लेयर किया गया था कि दुनिया के 7 अजूबे, 7 नए अजूबे। तो दुनिया के 7 नए अजूबे जो है वो एक फाउंडेशन था, न्यू 7 वंडर फाउंडेशन। ठीक है, न्यू 7 वंडर फाउंडेशन एक संस्था थी, इसी के द्वारा, ठीक है, 7 जुलाई 2007, यानी कि 7707, यहाँ पे देखिए 7707 लग रहा है ना। ठीक है, तो 7 जुलाई 2007 को दुनिया के 7 अजूबों की घोषणा की गई थी। उसके बाद क्या हुआ कि अभी गत वर्ष 2024 में अगर जो देखा जाए तो चर्चा में आया था कि अंकोर वाट जो है इसको 8वें अजूबे का दर्जा प्रदान किया गया। अब जब 8वें अजूबे का दर्जा प्रदान किया गया, जो फाइनल में 2 लोग टक्कर कर रहे थे ना कि किसको 8वां अजूबा घोषित किया जाए, उसमें पोम्पोई भी शामिल था। अंकोर वाट और पोम्पोई के बीच में कड़ी टक्कर थी कि दोनों के बीच में अगर जो देखा जाए तो किसको 8वां अजूबा डिक्लेयर किया जाए। और ये जो पोम्पोई है ये पीछे रह गया था, अंकोर वाट जो है वो टॉप पर आ गया था, इस वजह से अंकोर वाट को घोषित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसके बारे में चर्चा कर ली। आगे देखें तो यहाँ पर हम लोग पोम्पोई के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर क्या हुआ है कि पोम्पोई में 2000 साल पहले निर्मित भव्य निजी स्नानागार की खोज की गई है। आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछ सकता है कि हाल ही में किस शहर में, ठीक है, किस प्राचीन शहर में निजी स्नानागार की खोज की गई। 2000 साल पुराने निजी स्नानागार, यानी कि पर्सनल स्नानागार है। राजा रजवाड़े में तो स्नानागार होते थे, लेकिन ये निजी स्नानागार है, इसकी खोज की गई है, इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्राचीन रोमन शहर पोम्पोई में 2000 साल पहले बनाया गया भव्य निजी स्नानागार का पता चला है, जो आज के स्पा के समान है, जो आजकल स्पा सेंटर होता है ना, स्पा के समान है। पोम्पोई पार्क का बड़ा क्षेत्र अब भी अज्ञात है। जो पोम्पोई पार्क है यहाँ का बड़ा क्षेत्र अब भी अज्ञात है, और वह प्रमुख पुरातात्विक उत्खनन पोम्पोइयों के दैनिक जीवन से संबंधित जो महत्वपूर्ण पहलू है वो आज भी यहाँ से उजागर होते हैं।
हाल ही में इस क्षेत्र में पुरातत्वविदों ने बेकरी, कपड़े धोने की दुकान, 2 विला तथा 3 लोगों की हड्डियां मिली जो माउंट विसुवियस के ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान मारे गए थे। यानी कि जब माउंट विसुवियस में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था उसके बाद जो पोम्पोई शहर था वो पूरी तरीके से नष्ट हो गया था, घोस्ट सिटी के रूप में परिवर्तित हो गया था। अब वहां पर जो उत्खनन किया जा रहा है तो पुराने 2000 साल पुरानी चीजें वहां पे उभर के आ रही है सामने, जिसमें पोम्पोई और हरकुलेनियम के प्राचीन रोमन शहरों को नष्ट कर दिया था। जो विसुवियस ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था इसने पोम्पोई को भी नष्ट कर दिया तथा हरकुलेनियम शहर जो था, इटली का प्राचीन शहर, प्राचीन रोमन शहर जो था, उसको नष्ट कर दिया था। तो यहां पर हमने देख लिया पोम्पोई के 2000 साल पहले निर्मित भव्य निजी स्नानागार के खोज के बारे में। ठीक है, चलो अगली खबर देखें। सुरक्षित संचार व्यवस्था के लिए संभव स्मार्टफोन, और ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज के करंट अफेयर में सबसे इंपॉर्टेंट यही है आपके संभव स्मार्टफोन। अब ये स्मार्टफोन जो है भारतीय सेना के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, देख लेते हैं। सुरक्षित संचार व्यवस्था के लिए भारतीय सेना ने 30,000 से अधिक संभव स्मार्टफोन सैन्य अधिकारियों को दिए हैं। इन स्मार्टफोन की अपनी एप्लीकेशन है जो किसी भी जानकारी को लीक होने नहीं देते। ठीक है, लीक नहीं होने, कोई भी जानकारी है उसको लीक नहीं होने देते हैं। अब यहां पर देखा जाए तो ऐसे ही एक ऐप है, जैसे ये संभव ऐप है ना, सेम उसी तरीके संभव स्मार्टफोन है, उसी में एक ऐप है एम सिग्मा। ठीक, एम सिग्मा ऐप जो है ये हूबहू व्हाट्सएप की तरह कार्य करता है और एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन का कार्य करता है। तो यहां से कोई भी डाटा लीक नहीं हो सकता। ठीक है, संभव के बारे में फुल फॉर्म इसका जान ले कि संभव का फुल फॉर्म क्या है, पूर्ण रूप क्या है, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन, क्या सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन संभव का पूर्ण रूप है। ठीक है, तो यहाँ पे इन सब चीजों के बारे में हमने पता कर लिया। और ये 5G नेटवर्क पर ही काम करता है, ऐसा नहीं कि संभव मोबाइल एप्लीकेशन है तो पुराने जनरेशन पे चल रहा होगा, 4G 3G चल रहा होगा, नहीं, 5G पे चल रहा है और 6G पर विचार चल रहा है इसके। आगे देखें, अगली खबर है बेंगलुरु में अमेरिका वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन किया गया। बेंगलुरु में अमेरिका का जो वाणिज्यिक दूतावास है खोला गया है। अब एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि जनवरी 2025 में भारत के किस शहर में अमेरिकी दूतावास का उद्घाटन किया गया? बेंगलुरु में किया गया। ठीक है, देखें इससे संबंधित पॉइंट। तो बेंगलुरु में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी के साथ अमेरिकी वाणिज्य दूतावास का शुक्रवार को उद्घाटन किया। ठीक है, वहीं हम बात करें, विदेश मंत्री ने यह घोषणा भी की कि भारत जल्द ही लॉस एंजल्स में, जहां पर हाल ही में आग फैला हुआ है, लॉस एंजल्स में अपना वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा। दूतावास खोलने से दोनों देशों के बीच रक्षा, शिक्षा एवं रक्षा, ठीक है, रक्षा के क्षेत्र में, साथ ही साथ जो एजुकेशन है उन क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ावा दिया जाता है, जिससे दोनों देशों के संबंध जो है वो नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से ये आपने जाना कि बेंगलुरु में अमेरिका का जो दूतावास है, वाणिज्यिक दूतावास, वो स्थापित किया जाएगा और भारत कहां पे? लॉस एंजल्स में स्थापित करेगा। अगली खबर देखें तो दूर संचार मंत्री ने लॉन्च किया संचार साथी ऐप। संचार साथी ऐप, एप्स एंड पोर्टल के दृष्टिकोण से अगर जो देखा जाए तो ये आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला पॉइंट क्या है कि नई दिल्ली में सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है, किसके द्वारा? सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो आयोजन था डिजीकॉन शिखर सम्मेलन 2025, डिजीकॉन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? नई दिल्ली में किया गया। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसका आयोजन किया गया था और इसी आयोजन में सम्मिलित हुए थे दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। और इसी अवसर पर उनके द्वारा क्या किया गया कि संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शुक्रवार को संचार साथी ऐप को लॉन्च किया। ठीक है, एक ऐप है संचार साथी ऐप जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप के माध्यम से होगा क्या कि ऐप की मदद से कोई भी व्यक्ति मोबाइल फोन की चोरी से लेकर साइबर ठगी तक की शिकायत अपने मोबाइल फोन से ही कर सकेगा। ठीक है, आपका फोन चोरी हो जाता है या आप साइबर ठगी के शिकार हो जाते हैं, जैसे आजकल चल रहा है डिजिटल अरेस्ट जैसी चीजें, तो डिजिटल अरेस्ट जैसी चीजें और साइबर ठगी से बचने के लिए, साथ ही साथ मोबाइल चोरी हो गई तो उससे संबंधित शिकायतें भी आप अपने इसी ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। इस ऐप का नाम याद रखिएगा, अपने फोन में आप चाहें तो इंस्टॉल करके देख सकते हैं, संचार साथी ऐप, ये भारत सरकार की ऐप है। अगली खबर देखें, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0। अब राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 है, इसके बारे में जाने रहिए। परीक्षा में इंडिविजुअली आपसे पूछ सकता है। राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये इवन यूपीएससी के लिए भी ये करंट अफेयर इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ मेंस परीक्षा में इससे संबंधित क्वेश्चन आपके जीएस पेपर 3 में पूछे जा सकते हैं। यहां पर देखें तो केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा नई दिल्ली में आयोजित डिजीकॉन शिखर सम्मेलन 2025 के दौरान इसको लॉन्च किया गया। यानी कि
जो डिजीकॉम शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा था सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा, वहीं पर जो ये समारोह था, यहीं पर जो संचार साथी ऐप है, संचार साथी ऐप भी लॉन्च किया गया और उसी के साथ साथ राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 को भी लॉन्च किया गया। यहां पर बात करें तो राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, यह सुनिश्चित करना कि हर 100 ग्रामीण परिवारों में से कम 60 परिवारों के पास ब्रॉडबैंड की सुविधा उपलब्ध हो। ठीक है, अगर किसी गांव में 100 लोग हैं तो इस मिशन का उद्देश्य है कि उन 100 लोगों में से 60 लोगों के पास तो ब्रॉडबैंड की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। आगे हम बात करें तो इस मिशन के तहत 2030 तक कितना, 2030 तक 2.7 लाख गांवों में ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क का विस्तार करने और ग्रामीण इलाकों में सभी स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र, ठीक है, पंचायती कार्यालय जैसे 90% संस्थाओं में ब्रॉडबैंड को जोड़ने का लक्ष्य है। यानी कि जो योजना है, ठीक है, जो योजना है, कौन सी योजना, राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0, इसके तहत क्या किया जाएगा, जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां से संबंधित जो 90% संस्थान वहां की है, चाहे वो अस्पताल हो, आंगनबाड़ी केंद्र हो, प्राथमिक स्कूल हो, पंचायत भवन हो, सबको ब्रॉडबैंड से जोड़ा जाएगा। लगभग 90% क्षेत्रों को कवर किया जाएगा और 2030 तक 2.7 लाख गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने का लक्ष्य है। ठीक है, इससे होगा क्या कि ग्रामीण इलाकों में भी 100% जो 100 Mbps यानी कि 100 Mbps 100 MB पर सेकंड, मेगाबाइट पर सेकंड की इंटरनेट स्पीड हासिल करने में यह लक्ष्य रखा गया है, ताकि ग्रामीण भारत को मजबूत एवं डिजिटल बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जा सके। ठीक है, अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से हो जाता है, जीएस पेपर 3 के दृष्टिकोण से। ठीक है, जीएस पेपर 3 में जब भी ग्रामीण भारत से संबंधित कोई प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाए, वहां पर डिजिटल भारत मिशन से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जाए या ग्रामीण डिजिटल भारत मिशन से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, या ग्रामीण उत्थान से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जाए, वहां पर आप इन पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं और ये होगी आपकी हेडिंग राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0। और इससे संबंधित जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर, जैसे 100 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 60 के पास ब्रॉडबैंड सुविधा हो, उसके बाद 2030 तक 2.70 लाख करोड़ गांवों तक ऑप्टिकल फाइबर बिछाना हो और 90% तक संस्थाओं को इंटरनेट से कनेक्टिविटी प्रदान करना हो, साथ ही साथ 100 Mbps पर सेकंड की स्पीड गांवों में प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है इसी योजना के तहत। और ये आपकी मुख्य परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आज हमने बात की है करंट अफेयर से संबंधित जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे 19 जनवरी से, जो आपकी परीक्षाओं में मतलब खबरों में रहे और जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन पर चर्चा की। आज का सवाल देखते हैं, क्या क्या सवाल है, आज के सवालों पर चर्चा करते हैं। कौन कौन से सवाल है, देखिए पहला सवाल है, हाल ही में संचार साथी ऐप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जो संचार साथी ऐप है इसके संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला कथन कह रहा है संचार साथी ऐप को दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लॉन्च किया है। दूसरा कथन कह रहा है इस ऐप के माध्यम से केवल मोबाइल फोन की चोरी की शिकायत दर्ज की जा सकती है। कौन सा कथन सही है, केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक दो दोनों सही है, ना तो एक सही है ना ही दो सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। संभव स्मार्टफोन भारतीय सेना द्वारा सुरक्षित संचार व्यवस्था के लिए सैन्य अधिकारियों को प्रदान किए गए हैं। दूसरा कथन कह रहा है एम सिग्मा एप्लीकेशन को व्हाट्सएप के समकक्ष बताया गया है। जो एम सिग्मा एप्लीकेशन है ये व्हाट्सएप के समकक्ष बताया गया है। इनमें से कौन सा विकल्प सही है, केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक दो दोनों सही है, ना तो एक सही है ना ही दो सही है। अगला प्रश्न क्या है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने हाल ही में जारी की गई वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन कह रहा है IMF की वित्त वर्ष 2026 और वित्त वर्ष 2027 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर कितना 6.5% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। साथ ही साथ IMF ने 2025 और 2026 दोनों वर्षों में वैश्विक विकास दर कितना 3.7% रहने की भविष्यवाणी की है। विकल्प कह रहा है केवल कथन एक सही है, केवल कथन दो सही है, दोनों कथन सही है और दोनों कथन गलत है। ठीक है, तो यहां पर इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो जब आप ध्यान से देखेंगे तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। और वीडियो पर आधारित प्रश्न पूछने का हमारा उद्देश्य सिर्फ ये होता है कि आप वीडियो को पूरे ध्यान से देखें और अंतिम में जो प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों का उत्तर आप जरूर दें। और वीडियो के कमेंट जो प्रश्न पूछे जाए इनका कमेंट आप जरूर किया कीजिए। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा। कोई बातें होंगी, कोई प्रश्न होगा, आप लिखना चाहे तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।